सबसे पहले तो बच्चों को क्लियर कर दें कि वर्क में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको सबको मैंने एक ही वीडियो में इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। देखो किस तरीके से सब चीज़ें शुरू करती हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वर्क इटसेल्फ क्या होता है। देखो फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मेरे पास में एक ब्लॉक है। जब हम इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी जो है वो कंपेल होती है मूव करने के लिए। और सपोज करो कि एंगल थीटा बनता है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है हमें वो लेना है। यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि कॉम्पोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा नहीं लेना आपने। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बॉडी जो है वो एस की डायरेक्शन में जा रही है। तो एफ कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, वो जो एफ कॉस थीटा है वो बेसिकली आपका फोर्स का कंपोनेंट है, और ये जो एस आपको दिख रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। हम चाहें तो वर्क डन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हटा के डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और जब भी एफ डॉट एस आता है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट हमें आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट हमें आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको एक और बात क्लियर कर दें कि जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, वो इसकी जूल है, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो इसकी अर्ब्स है। और 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ब के इक्वल होता है। ठीक है। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें याद रखना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। छोटी छोटी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को एक और बात समझ में आनी चाहिए कि आई वेक्टर को जब आप जे से डॉट करते हो, आपको याद है आपको 0 लिखते थे, और अगर आप आई वाले से डॉट करते हो तो आपको पता है कि सबको 1 लिखना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट्स है जो हमें क्लियर होने चाहिए, जिसके बाद हम प्रॉब्लम को कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन है, पूरे चैप्टर में डब्ल्यू डी लिखता रहूँगा, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स मैं आपको दे रहा हूँ 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम, सपोज करो टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 2 3 मीटर से आपको जाना है 0 0 0, यानी ऑरिजिन पे जाना है। ठीक है। कैसे करना होता है? देखो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन आपकी जो है ना, आपकी पोजीशन है 1 2 3, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे। कैसे लिखते हैं? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और जो बाद में जो पोजीशन है वो तो 0 0 है, तो 0 आई कैप हो गया, 0 जे कैप हो गया, 0 का ही के कैप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप क्या करोगे? एस इज इक्वल टू आप लिखोगे फाइनल पोजीशन, यानी वो तो 0 ही है, तो 0 में से माइनस करोगे माइनस का आई बचेगा, 0 में से 2 को माइनस करोगे माइनस का 2 जे आ जाएगा, 0 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 3 के आ जाएगा ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स की वैल्यू देखो कितनी है, 3i माइनस का 2j प्लस का k ब्रैकेट डॉट माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k। अब डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या था? देखो डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, आई वाले को आप आई वाले से करोगे तो आप लिखोगे माइनस का 3। ठीक है। आई वाले को और किसी से मत करो क्योंकि 0 ही होता है। ठीक है। ऐसे जे वाले को जे वाले से करोगे, ये हो जाएगा प्लस का 4। ऐसे के वाले को के वाले से करोगे माइनस का 3। तो इस तरीके से आपका हो गया माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 जूल। आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव शो कर रहा है कि आपका जो वर्क डन है वो जो है वो एंगल बेसिकली जो नेगेटिव होता है वर्क में आपको शो करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार अच्छे से समझा देते हैं तो दैट क्लियर हो जाएगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। 3 बातें हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। 3 बातें क्या हैं कि अगर मान लो आपका थीटा 90 डिग्री बन रहा है तब तो आपका वर्क डन हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। अगर आपका थीटा लेस देन 90 है, तो अगर थीटा लेस देन 90 तो कॉस की वैल्यू अगर 90 से कम होती है तो जो आपका कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आपका थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है, और वर्क डन भी जो हो जाएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एंगल है फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो मोर देन 90 बन रहा है। इसका मतलब बॉडी जिधर जाने की कोशिश कर रही है, फोर्स उसके
उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर एंगल जो है ना बॉडी का 90 से बड़ा बनेगा तो वो बॉडी हर हाल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जाने की कोशिश नहीं करेगी, यानी एक तरह से रिटार्डिंग फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो एंगल अगर मोर देन 90 है तो हमें ये बात समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। आज ना कॉन्सेप्ट काउंट करते रहेंगे, अभी सेकंड कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर आप मूव कर रहे हैं और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का सिचुएशन आती है तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स गोइंग फ्रॉम x1 से x2। अगर आप मूव कर रहे हो और आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा x1 से लेके x2 तक। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ देखो, सपोज करो कि आप x यानी पोजीशन के साथ आप फोर्स को प्लॉट कर रहे हो। इमेजिन करो आपका फोर्स ऐसा आ रहा है, ठीक है, आप जो है x1 से x2 तक जाना चाहते हो। ठीक है, तो x1 से x2 जब आप जा रहे हो तो आपका जो फोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ना एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करनी है। एक छोटी सी स्ट्रिप जो आपको दिख रही है, उस छोटी सी स्ट्रिप की जो थिकनेस है मान लो वो dx है, और इस इतने हिस्से में इतनी छोटी है कि यहाँ पे नियरली फोर्स जो है एक वैल्यू दिखा रहा है। तो ये छोटी स्ट्रिप में अगर आप f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क आएगा, सबको पता है। और इंटीग्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एंटायर का निकालना है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर दें तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इसके अंडर का जो एरिया है वो आपको वर्क देगा। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का जो एरिया होता है आपको वर्क डन देगा। मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक सा प्रॉब्लम कराता हूँ, साथ साथ कराता जाता हूँ। देखो, सपोज x इक्वल टू आपको एक इक्वेशन दी हुई है टी क्यू, इनिशियल टाइम था 0, फाइनल टाइम था सपोज करो 2 सेकेंड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg का, वर्क डन कैलकुलेट करना है 0 से 2 सेकेंड्स में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जब हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि x इक्वल टू टी क्यूब लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यानी मैं इसका dx बाई dt निकाल दूँ तो 3t² आ जाएगा, यानी वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया 3t²। अब इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो dv बाई dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। बट बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि dv बाई dt क्यों निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका आ गया 60। अब एक्सेलरेशन आ गया, आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा मास आपको दिया हुआ 1 kg और एक्सेलरेशन हो गया 60, तो फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ये 60 है, यानी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम आपको पता है वो तो बदल रहा है, तो फोर्स भी बदलेगा, तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो हमें हमारी कैटेगरी समझ में आ गई कि ये वेरिएबल फोर्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क डन निकालने के लिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे एफ डी एक्स का, जाएंगे x1 से लेके x2 तक। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब जो आपको पोजीशन दे रखी है x1 से x2, बट हमें तो टाइम की लिमिट्स दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं फोर्स की वैल्यू पुट करूँगा 60 इंटू में dx। ठीक है, आपको dx प्रॉब्लम कर रहा है ना, ध्यान से देखो, मैंने एक इक्वेशन को सर्कल किया है dx बाई dt को, इसमें देखो dx बाई dt 3t² लिखा हो, तो सिर्फ dx की वैल्यू निकालने से कितनी आ जाएगी, और वो आपकी कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो 6t, dx की वैल्यू कितनी थी वहाँ से देखो 3t² dt, और इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 तक। अब मैंने टाइम की लिमिट्स डाल दी हैं क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन टाइम में चेंज हो चुका है, और 6 3 हो जाएगा आपका 18, और t इंटू में t² हो जाएगा t क्यूब। तो ये t क्यूब को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर 2 तक, तो तुम्हारा जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 18। t क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 4/4, 0 से लेके जाएंगे 2 तक, तो मेरा जो ये आंसर आ जाएगा ये आपका आ रहा है 9, ये नीचे आ रहा है 2, तो 9/2 तो मेरा बाहर कर दो और अब पुट कर दो 2 की पावर 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 9/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 से तो ये काट के आएगा 8, 72 जूल का वर्क डन आएगा। इस तरह से वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। एक और चीज़ देखो सारे बच्चे, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट था ग्राफ का कॉन्सेप्ट। देखो, कभी भी आपको मैंने बताया कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, मान लो कुछ भी ग्राफ देख रहा है, मैंने आपको बताया उसका एरिया निकाल लो, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ग्राफ में कुछ और बात भी है। ग्राफ में सपोज एक ग्राफ नीचे भी बना हुआ है, यानी नीचे भी एक नेगेटिव में भी फोर्स है। ठीक है, आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है ऊपर में 20 न्यूटन है, नीचे में जो फोर्स है वो माइनस का 5 न्यूटन है। ठीक है, 4 और 5 ये मीटर में पोजिशंस दे रखी हैं आपको, ओरिजिन और यहाँ पे सपोज करो 8 ऐसे दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन
बाय नेट फोर्स। अब बात को समझना ध्यान से, नेट फोर्स। अब इसमें ना आपको दो वर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले आप जो ऊपर वाला एरिया नज़र आ रहा है उसका वर्क निकालोगे, क्योंकि वो पॉजिटिव वाला पार्ट है। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ऊपर का देखो ट्रायंगल बन रहा है हाफ इंटू में, बेस देखो कितना बन रहा है, बेस आपका देखो 8 है, हाइट आपकी 20 है, ये इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात W2 निकालो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स या अपोजिंग फोर्स। क्योंकि जो फोर्स नेगेटिव में आ रहा है वो आपका अपोजिंग फोर्स है, तो हाफ इंटू में नीचे वाला, नीचे का बेस 8 है, ठीक है, लेकिन नीचे की जो हाइट है वो 5 है, लेकिन माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। ऊपर का जो वर्क आएगा और नीचे का जो वर्क आएगा उन दोनों को आपको प्लस करना है। ठीक है, अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो आपने एक और बात सीख ली कि अगर आपको वर्क डन बाय नेट फोर्स निकालना है तो W1 प्लस W2 करना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने को भी आ सकता है, डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या एग्जाम में आता है, बट ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर हमें वर्क डन बाय नेट फोर्स निकालना है, अगर हमें वर्क डन बाय नेट फोर्स निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, हाफ इंटू में एम वी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन का फॉर्मूला है और ये नेट वर्क डन आएगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो मेरे पास में ना एक रेन का ड्रॉप है, सपोज करो इस रेन ड्रॉप का कुछ मास होगा m, सपोज ये रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो आप इमेजिन करो कि इस रेन ड्रॉप में कौन कौन सी फोर्सेस जो है काम कर रही हैं। तो बच्चे कहेंगे सर एक तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ग्रेविटेशन अपना वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा होगा, नंबर वन। दूसरा सोच कर देखो इसके अलावा कौन होगा जो इस पर काम कर रहा होगा, तो मन में आता है कि फ्रिक्शन भी तो अपोज, अगर एयर होगी तो फ्रिक्शन भी तो अपोज करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी यहाँ पे होगा। ये दो ही हैं बस, इसके अलावा तो कोई लगता नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो इनका जो टोटल होगा वो आपका W कैलकुलेट करेगा, यानी वर्क डन बाय नेट फोर्स कैलकुलेट कर देगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटी का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा वो आपका हाफ इंटू में m इंटू में v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में m इंटू में v इनिशियल का स्क्वायर, ये होगा। अब ग्रेविटेशन का फोर्स तो हमको पता है mgh होता है, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स mg होता है, प्लस वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन अगर निकालना है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। इस पे क्वेश्चन नीट में एक बार आ भी रखा है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ बच्चों के साथ में। देखो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम फोर्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो इस पे क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि एक रेन का ड्रॉप है, ठीक है, एक रेन का ड्रॉप है, उसका मास 1 ग्राम का है, ठीक है, 1 ग्राम का ड्रॉप है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। सपोज करो कि 2 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है और जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको वर्क डन निकालना है बाय एयर रेजिस्टेंस। अब 1 मिनट के लिए देख के लग रहा था यार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट हमें समझ में आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और जो वर्क डन बाय ग्रेविटी था वो भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होगा, और ग्रेविटेशन का वर्क हम जानते हैं कितना होता है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होता है mgh। करने का काम आप बच्चों का है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 50, इनिशियल ऊपर से ड्रॉप होगा रेस्ट पे होगा, तो पुट करना है तो पुट करके निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड गुड कॉन्सेप्ट टू डिस्कस। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है आप लोगों को डिस्कस करा दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है p²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमें पता ही है, वो तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन p²/2m वाला भी यूज़ करना है। अगर आपको ये जानना है कहाँ से आया तो हाफ एम वी स्क्वायर में मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन ये है कि अगर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 0.2%, तो आपको बताना है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये देखो कि
वो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है p²/2m। ध्यान से देखना जो बात मैं समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m, शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि उसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन मास के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब मास कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है p² के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं सीधा c p² लिख रहा हूँ। तो ये मेरा एक सिंप्लीफाइड सा रिलेशन है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो डिफरेंशिएट। तो मैंने चूज़ किया है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएट करूँगा जैसे डी के, ठीक है। और कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा, p² का डेरिवेटिव 2p इंटू में dp हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया नॉर्मल। आपको अगर समझ में नहीं आया है, अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू cp² है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना टेकिंग लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेता हूँ। अगर आप लॉग लोगे तो ये लॉग k इज इक्वल टू लॉग cp² हो जाएगा। साइड में देखते जाओ, तो आप लिखोगे log k इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, log c प्लस log p² हो जाएगा। तो log k इज इक्वल टू हो जाएगा log c प्लस 2 log p हो जाएगा। और log को डिफरेंशिएट करो तो dk अपॉन में k कांस्टेंट का हो जाता है 0 प्लस 2 dp अपॉन में p। ये आपका रिजल्ट आ गया। और जो मैंने पहले वाला किया था उसमें भी एक्चुअली यही आया, उसमें dk इज इक्वल टू 2p dp आया। अब आप क्या करोगे, नीचे k से डिवाइड कर दोगे, cp² से, ये वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे, तो देखो यही सेम आ जाएगा, 2 dp/p बचेगा। और c भी था ऊपर, वो कट जाएगा, ठीक है। c भी था, मैंने लिखा नहीं था, वो कट जाएगा। देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मेरे को dk अपॉन में यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 dp/p आ गया। अब इसको आप देख लो, p में मोमेंटम डिक्रीज हुआ था 0.2% का, तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा 0.4% का। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम में चेंज, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग के बारे में एक बार क्लियर कर दें कि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के जब आप स्प्रिंग को खींचते हो बाहर की तरफ, ठीक है, जब उसको आप स्ट्रेच करते हो बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये माइनस का kx के इक्वल होता है। इसमें जो k है इसमें स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना है रिस्टोरिंग फोर्स का, तो आप kx लिख सकते हैं। नॉर्मली हम बस f इक्वल टू kx लिखेंगे न्यूमेरिकल में। माइनस बेसिकली रिस्टोरिंग के लिए शो करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। अगर k की वैल्यू किसी की कम है तो वो स्प्रिंग सॉफ्ट है, k की वैल्यू किसी की ज़्यादा है तो वो स्प्रिंग हार्ड है। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में भी करी है, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करी थी। अब सपोज मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ kx²। फॉर्मूला याद रखोगे आप, डेरिवेशन तो आपने अभी करनी नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है। और ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल u है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोलिक शेप का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है, तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ओके। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कभी वर्क करना पड़े स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, वर्क डन टू कंप्रेस द स्प्रिंग, अगर आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करने में एनर्जी होती है माइनस का हाफ kx²। और अगर किसी स्प्रिंग को खींचना है, एक्सपैंड करना है या स्ट्रेच करना है, तो प्लस का हाफ kx²। खोलने में हाफ kx², कंप्रेस करने में माइनस हाफ, क्योंकि कंप्रेस में जो है उसमें वर्क अगेंस्ट हो जाता है। पेज डाउन कर रहा हूँ, एक बार चेक करो, ठीक है। उसके बाद में सारे बच्चे ध्यान से देखो, अगर सपोज करो मैंने क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास में ना एक ब्लॉक है, उसका मास 4 kg का है और वो ऊपर कुछ एल्टीट्यूड से एक स्प्रिंग पे गिरेगा। ये स्प्रिंग साइडों में या ब्लॉक साइडों में ना जाए, तो मैंने साइडों में वॉल्स लगा दी, ये ऐसा है। और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका 100 है, ठीक है। ब्लॉक जो है ऊपर से गिरेगा, तो ये जो है डिस्टेंस ये 2 मीटर का है, ऊपर 2 मीटर से गिरेगा। क्वेश्चन ये है कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगा जब ये गिरेगा। तो देखो जब ऊपर से जब ब्लॉक नीचे गिरेगा तो आप समझो कि स्प्रिंग के पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो होगी mgh,
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी mgh हमको पता होती है। जब वो स्प्रिंग को ट्रांसफर होगी तो स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी आपके ब्लॉक की एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं mgh को सीधा डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर पे इक्वल लग जाते हैं। करना यही है लेकिन ठीक से लिखना है। देखो m उसका मास हो गया ब्लॉक का, g हो गया, आप इसमें h प्लस x लिखेंगे क्योंकि आपको 2 मीटर दिख रहा है पर वो दबने के बाद अभी नीचे भी जाएगा तो आपको x भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको इससे सॉल्व करना है। मास आपका है 4, g में 10 ले लेता हूँ, हाइट में 2 ले रहा हूँ, x मेरा पता नहीं है, इक्वल टू हाफ, k मेरा है 100 इंटू में x का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व करेंगे और वहाँ से आपका x फाइंड होगा। अगर आपका x जो है कि 2 वैल्यूज़ आती हैं तो एक नेगेटिव आएगी, उसको आप रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं चेन प्रॉब्लम। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब ये आप गिनते रहो। ठीक है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। चेन प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम क्या थी, ये देखो हमारे पास में एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर ना एक चेन लटकी हुई है। मान लो कि आधी चेन लटकी हुई है, हाफ चेन हैंगिंग है, L/2 चेन लटकी हुई है और L/2 चेन ऊपर है और पूरी की पूरी चेन का मास m है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि m/2 मास जो है वो हैंगिंग है। ठीक है, हैंगिंग मास है क्योंकि आधी चेन है तो आधा मास है, यूनिफॉर्म मास है, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन ये है कि चेन को पूरा ऊपर खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें वर्क के लिए आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है mgl/2, दूसरा ऑप्शन है mgl/4, तीसरा ऑप्शन है mgl/8, चौथा ऑप्शन है mgl/16। आपकी हर एक गलती का एक ऑप्शन है, आप एक गलती करो आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप रॉन्ग टिक करके आ जाएंगे। देखो जितनी चेन आपकी लटकी हुई है सिर्फ उस पर फोकस करो। सिर्फ जो चेन आपकी लटकी हुई है उसकी बात करेंगे, उसका मास कितना है तो बोलेंगे m/2 है। mgh फॉर्मूला तो ये होता है g ग्रेविटी हो गई। अब हाइट कितना ऊपर उठाना है अपने चेन को, तो बच्चे L/2 पुट कर देते हैं जो कि गलत है। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि कितना हिस्सा चेन का जो जितना हिस्सा लटका हुआ है ना उसका मास कहाँ है, उसका सारा मास कहाँ पे फोकस्ड है। सबको पता है उसका उस जो लटकी हुई चेन को सारा मास उसके सेंटर में है, हैंगिंग वाले का। तो कितना उसको उठाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको क्लियर हो जाएगा, अब L/4 को उठाना है। तो आंसर जो है वो mgl/8 हो जाएगा। चेन वाली प्रॉब्लम बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। अच्छा, उसके बाद में अगला जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हमारे पास में कोई स्प्रिंग है और मान लो यहाँ पे कोई पुली लगा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, सपोज ये कोई एंगल है 37 डिग्री का और सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक है। ठीक है, फ्रिक्शन म्यू के दिया हुआ है, मतलब म्यू के है, निकालना है फ्रिक्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 50 न्यूटन पर मीटर का है, ब्लॉक आपका 2 kg का है। ये ब्लॉक बच्चों 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आया है। क्वेश्चन क्या है कि म्यू के कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। आप सोच के देखो, जब ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, वर्क होता है एक्सेल जो डाउन द प्लेन में जो एक्सेलरेशन होता है, आपने पिछले वाले अगर वीडियोस देखे हैं तो आपने ज़रूर से देखा होगा, मैंने आपको एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन बताया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट, और डाउन द प्लेन में एक्सेलरेशन मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में लिखवाया था g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, और s यहाँ पे डिस्टेंस है जो कवर हुआ है, तो सपोज जो डिस्टेंस कवर हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं x मान लेता हूँ, अभी के लिए x मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतना ही स्प्रिंग भी स्ट्रेच करेगा, और स्प्रिंग जितना स्ट्रेच करेगा उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हम सबको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग के खींचने में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, नहीं तो मैं नेगेटिव लिखता। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज पुट करके आपको म्यू के यहाँ से निकाल लेना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन 37 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू या फिर कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हो। यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम्स में यूजुअली 37 और 53 डिग्री वाला ही लॉजिक आता है। 37 डिग्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर 3 होता है, बेस 4 होता है और हाइपोटेनस 5 होता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, बड़े पॉपुलर है। तो साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, चेक कर लो। कॉस 37 डिग्री 4/5 होगा, चेक कर लो, बस ऐसा निकल जाएगा तुम्हारा। और अगर 53 डिग्री होगा तो वो भी देख लो, 53 डिग्री में उल्टा हो जाता है, सामने वाला जो होता है वो 4 हो जाता है, बेस आपका 3 हो जाता है, हाइपोटेनस 5 ही रहता है, इसका भी निकाल सकते हो। इस तरीके से तुम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी ध्यान में रखना।
ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों आता है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन में टाइम, ये पावर होता है। और वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वेलोसिटी होता है, तो एफ बी कॉस थीटा। और अगर फोर्स की डायरेक्शन, अगर फोर्स अगर पैरेलल टू वेलोसिटी है तो थीटा यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर जो होता है वो हमारा फोर्स इंटू में वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन है, ये हमारा पावर का रिजल्ट है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि नीट जेई में बहुत बार आ चुका है, फेमस क्वेश्चन है नीट जेई का। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी सिस्टम का जो पावर है वो कांस्टेंट है, तो उसकी जो पोजीशन है और टाइम में पावर ए दी हुई है, वेयर ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पावर कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम के जो रिलेशन में ए होगा वो जो आएगा वो ए क्या होगा, आपको निकालना है। देखो, पावर मतलब फोर्स इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाई डी टी इंटू में वेलोसिटी, ये पावर आ रहा है। अच्छा, अब आप देखो ना, पावर कांस्टेंट है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, और मास तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो एस्टैब्लिश ये हुआ कि वी डी वी इज इक्वल टू पी अपॉन में एम डी टी है, वेर पी अपॉन में एम जो है वो कांस्टेंट है, हटाना है हटा लो, क्योंकि हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी। तो वी डी वी इज इक्वल टू पी बाई एम को मैं कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, सी डी टी। अब आप क्या करो, इसे इंटीग्रेट कर दो। वी डी वी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो वी स्क्वायर जो आ जाएगा टू सी टी आ जाएगा। तो वी मेरा जो आ जाएगा वो रूट में टू सी टी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ये तो वेलोसिटी आई है, अब वेलोसिटी को लिखो आप डी एक्स बाई डी टी, रूट में टू सी टी। अब डी एक्स को क्या लिखोगे, रूट में टू सी, और टी को ना हाफ लिख लो क्योंकि मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ इसको। अब आप इसे भी इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा, रूट टू सी तो आएगा ही आएगा, लेकिन टी की पावर हाफ का जब इंटीग्रेशन होएगा तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। हाफ में अगर वन ऐड करोगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा, नीचे भी थ्री बाई टू आ जाएगा। आपको बच्चों को बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर थ्री बाई टू है। तो आपकी जो ए की वैल्यू है, ए मतलब जो पावर की वैल्यू वो थ्री बाई टू, कन्फ्यूज मत हो ना, ए एक्सेलरेशन नहीं है, पावर था, तो उसकी वैल्यू भी आपकी फाइंड हो सकती है। पावर फाइंड हो गया ना। अब तुम बच्चों को ना विंड मिल वाली प्रॉब्लम करवाता हूँ। विंड मिल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी या पावर निकालने को आ जाता है। देखो, एक विंड मिल में ऐसे ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये विंड मिल ऐसे लगी हुई है और हवा चल रही है। जब हवा चलेगी ना तो हवा एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल एरिया को क्रॉस करती हुई जाएगी, क्योंकि इससे बाहर की हवा से हमें कोई मतलब नहीं है। ब्लेड का जो रेडियस है वो आर है, चलने की जो स्पीड है वो वी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल ये है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपको ये बताना है। कितनी काइनेटिक एनर्जी से मतलब ये जो है जो आपका ये विंड मिल है मूव करेगी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें टोटल कन्वर्जन है, मतलब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। सब बच्चे ध्यान से देखो, सबसे पहले जब हम एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि यार एयर पहले यहाँ पर थी, अब एयर यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो एयर कितना मूव हुई है, मान लो इमेजिन डी एक्स मूव हुई है, तो इसके अंदर की जो एयर का मास है, सपोज वो डी एम है, क्या हम लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। एयर की डेंसिटी रो मान लेते हैं, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया, एरिया इंटू में थिकनेस। एरिया आप सबको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इंटू में थिकनेस डी एक्स हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना था ना, तो एरिया, एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, इंटू में थिकनेस डी एक्स है। ये डी एम है, इस डी एम को ना डी टी से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, डी एक्स जब डी टी से डिवाइड होगा ना तो क्या होगा, जब डी एक्स डी टी से डिवाइड होगा वेलोसिटी बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर वी इंटू में रो आ जाएगा। ये आपका डी एम बाई डी टी आ गया। अब ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझसे कोई काइनेटिक एनर्जी मांगेगा या मुझसे कोई पावर मांगेगा। मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पावर भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। अगर पावर इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। ठीक है, तो डी एनर्जी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हवा चल रही है तो यहाँ पे उसकी एनर्जी तो मुझे पहले से पता है, तो ज़्यादा दिन कि मैं उसमें इतना लंबे में जाऊँ, मैं हाफ एम बी स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो पावर में हाफ को बाहर कर दो, बी स्क्वायर को बाहर कर दो, डी एम बाई डी टी बच जाएगा। और डी एम बाई डी टी मैंने निकाल रखा है ना, हाफ इंटू में बी स्क्वायर, डी एम बाई डी टी मैंने कितना निकाल रखा है, पाई रो स्क्वायर, ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर रो वी। तो ये मेरा पावर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना पावर जो है इसको डिलीवर होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर वी क्यूब इंटू में रो।
एक बार चेक कर लो कुछ मिस ना होगा, ये मेरा पावर है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन द गिवन टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके थे, बस मेरे को बताना है यहाँ पे। dm/dt हमारा कितना आया था? dm/dt मेरा आया था हाफ, नहीं dm/dt हाफ नहीं आया था, dm/dt कितना आया था ऊपर देखना पड़ेगा एक बार। dm/dt आया था मेरा पाई आर स्क्वायर वीरो, क्या आया था? पाई आर स्क्वायर वीरो, ये आया था dm/dt। तो सिर्फ dm की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर वीरो इंटू में dt, इंटीग्रेट कर दूंगा तो m आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर वीरो इंटू टी आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल के लिख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, मास ये लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर वी रो इंटू में टी इंटू में वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई हाफ पाई आर स्क्वायर वी क्यूब रो टी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ऊपर वाली आपका जो था, ऊपर वाला था आपका पावर हो गया था। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अच्छे से करो। आई होप चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। इन जितनी मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाए हैं सारे अच्छे से देखो, और अगली वाली वीडियो में बने रहो मेरे साथ में। कुछ कॉलिजन्स के बारे में बात करूंगा, और मोशन ना वर्टिकल सर्कल, और उसके बाद में रोटेशन मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बात होगी। अभी ख़त्म, बस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, शेयर सब्सक्राइब दूसरों को भी, तुमने तो कर दिया है, बाकियों को बताओ, बिकॉज जब तक बाकियों को नहीं बताओगे तब तक उन तक जो है इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है बाकियों सबको बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप स्टेटस के ऊपर डाल सकते हो, आपको कि आप ही बच्चे हो, जो उनके फ्रेंड्स जो सब देखते हैं। आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय।